हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका लास्ट चैप्टर है बायो का, और इससे पहले हम सारे के सारे बायो के चैप्टर्स आपके क्लास के कवर करा चुके हैं। आई होप आपने वो चैप्टर्स देखे हैं। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उसे चेकआउट कीजिए। पहले ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद वो वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, नाम में ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहले हमें इन दो कीवर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। जो पहला टर्म है कंट्रोल, उसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अगर आपसे कुछ भी बोला जाए तो आप उसे काम को कर सकते हैं। वो किस चीज से कर सकते हैं? वो दो चीजों की वजह से कर सकते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो पहले दोनों में एक छोटा सा अंतर है, वो समझ लीजिए। कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल का मतलब है, जैसे मुझसे बोला कि अपना हाथ उठाइए, तो मैंने अपना हाथ उठा लिया, ठीक है, तो ये हाथ मेरे कंट्रोल में, दिस इज कंट्रोल। मुझसे बोला अपना दूसरा हाथ उठाइए, मैंने ये हाथ उठा लिया, ठीक है, ये भी कंट्रोल है मेरा। पर अगर मुझसे बोला जाए कि दोनों हाथों की उंगली को एक दूसरे से जोड़िए, ठीक है, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है। मैं दोनों हाथों को कंट्रोल तो कर रहा हूं, पर क्या इन्हें ढंग से कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूं? जैसे अगर मैं इन्हें देखूं तो देखते हुए मैं इन्हें हर बार जोड़ दूंगा, पर अगर बिना देखे करूं तो हो सकता है मैं इसे कंट्रोल तो कर लूंगा लेकिन कोऑर्डिनेट ना कर पाऊं, ठीक है। इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आपसे अगर पेन उठाने के लिए कहा गया तो आप पेन उठा लेंगे, ठीक है। जब आपका हाथ बढ़ रहा है पेन की तरफ तो ये आपका कंट्रोल है, पर अगर पेन को आप एग्जैक्टली एक ही बार में उठा लेते हैं, दैट इज आपका कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? तो जो प्रिसीजन है, जो एकदम माइन्यूट सी डिटेल्स आती हैं, वो कोऑर्डिनेशन से आती हैं। समझ में आया? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे जो पहली चीज आती है वो है स्टिमुलाई। देखो, स्टिमुलस और स्टिमुलाई सिंगुलर एंड प्लूरल है। स्टिमुलस सिंगुलर है और स्टिमुलाई प्लूरल है। तो पहले हम जानते हैं कि स्टिमुलस होता क्या है। हमारी बॉडी बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से रिएक्ट करती है। जैसे अगर धूप में चले गए तो हमें गर्मी लगती है, ठीक है, अगर सर्दियां पड़ रही तो हमें सर्दी लगती है, हम किसी चीज से टच हो जाए तो हमें वो फील होता है, हम गार्डन में चले जाएं, फूलों के पास चले जाएं तो एक खुशबू आती है, किचन में जाएं खाने की खुशबू आती है। ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी जो बॉडी रिएक्ट कर रही है और उसे जो फील हो रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका? ये जिन चीजों के अकॉर्डिंगली फील कर रहा है, जो बाहर चीजें हो रही हैं, वो सब कहलाती हैं स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलस। तो बाहर की हीट, टेम्परेचर, स्मेल वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हैं स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई के अकॉर्डिंगली ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और इन्हीं को हम अपना एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंगली अपने बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक। तो स्टिमुलस के चक्कर में जो पहली चीज याद आ गई वो है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। जब हम एक्शन करते हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एक एक्शन दे रहे हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है, ये क्या है? हमारी बॉडी स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली जैसे रिएक्ट करती है, वो होता है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स। जैसे अगर मैं किसी गर्म चीज से टच हो गया, मेरा हाथ एक गर्म तवे से टच हो गया, तो वो एकदम से बाहर आ जाएगा। ये एक रिएक्शन है मेरी बॉडी का, ठीक है। मैं अगर गिर रहा हूं तो मेरे हाथ आगे आ जाते हैं। मैं अगर बाइक पे जा रहा हूं और चश्मा नहीं है बाय चांस, ठीक है, तो जो धूल के पार्टिकल्स होंगे उनकी वजह से मेरी आईज ऐसे क्लोज होती रहेंगी बार बार। ये सब क्या है? बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, जैसे भी वो कर सकती है। तो इन्हें हम बोलते हैं रिस्पॉन्सेज। अब ये रिस्पॉन्सेज आपके बेसिकली दो तरीके के हैं। पहला है रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा है नॉर्मल एक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। इमरजेंसी के टाइम पर जब कोई भी चीज इमरजेंसी में होती है, जैसे कि मेरा हाथ एक गर्म तवे से टच हो गया, वो एक इमरजेंसी एक्शन है हमारी बॉडी के लिए। तो ऐसे टाइम पर जब कोई इमरजेंसी होती है और हमारी बॉडी के पास अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता,
तो टाइम सेव करने के लिए ये रिफ्लेक्स एक्शन लेता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? नॉर्मली रिफ्लेक्स एक्शन बिना सोचे समझे किए गए एक्शन होते हैं ताकि अपनी बॉडी को बचाया जा सके। ये डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर आते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि अगर मैं किसी गर्म प्लेट को, गर्म चीज को टच करता हूं, गलती से टच करता हूं, जानबूझ के टच करूंगा तो वहां मेरा कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन मैं गलती से अगर किसी गर्म चीज से टच हो जाता हूं तो बिना सोचे समझे, मैंने उस तरफ देखा भी नहीं, उससे पहले मेरा हाथ वापस आ जाएगा झटके से, ठीक है। तो ये जो इमीडिएट और अचानक से सडन हुआ रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, इसे हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता किस वजह से है, कैसे होता है? देखो, रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका एक रास्ता है आपकी बॉडी में, और वो रास्ता होकर जाता है आपके रिफ्लेक्स आर्क से होते हुए। जो रास्ता है रिफ्लेक्स एक्शन का उसे बोल देते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए आपको छोटी 2-3 चीजें समझनी होंगी। यहां आपको एक छोटा सा रिफ्लेक्स आर्क दे रखा है, ठीक है। इस रिफ्लेक्स आर्क में आपको कुछ टर्म्स नजर आ रहे हैं। पहला है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन आपको पता है कौन कौन से होते हैं? सेंसरी ऑर्गन आपकी बॉडी में 5 तरीके के से हैं: आईज, नोज, टंग, स्किन और इसके अलावा ईयर, ठीक है। ये जो 5 चीजें हैं ये आपकी बॉडी में हर चीज को सेंस करते हैं। आप किसी चीज को देख रहे हो तो विजन की सेंसिबिलिटी किसकी वजह से? आईज की वजह से। आप कुछ सुन पा रहे हो, उसकी जो सेंस है सुनने की वो किस वजह से है? ईयर की वजह से, ठीक है। तो इनमें कई सारे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। अब रिसेप्टर क्या है? जो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है उसे रिसेप्टर बोलते हैं। तो आपकी आईज के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो का हमने पहले भी मतलब बताया हुआ है, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो लाइट को रिसीव करने वाले जो सेंसरी पार्ट होते हैं उन्हें बोल देते हैं हम फोटो रिसेप्टर, और ये कहां पाए जाते हैं? आपकी आईज में, ठीक है। तो आपकी आईज में होते हैं फोटो रिसेप्टर। इनका काम है लाइट को डिटेक्ट करना। तो आपको ये देखने में, लाइट को महसूस करने में, फील करने में हेल्प करते हैं। विजन की जो सेंसिबिलिटी है वो फोटो रिसेप्टर की वजह से आती है। जो दूसरा है आपका नोज। नोज में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर बोल रहा हूं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। तो जितनी भी आपकी स्मेल होती हैं, चाहे वो अच्छी हैं बुरी हैं, किसी भी टाइप की स्मेल है, वो स्मेल्स यही ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, और इसी की वजह से आपको कि कोई भी चीज की सुगंध या दुर्गंध आती है। फिर हम बात करें आपके टंग की। टंग के अंदर होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये टेस्ट को फील करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और ये आपकी टंग के अंदर होते हैं, और इसी वजह से आपकी टंग में डिफरेंट डिफरेंट आपको टेस्ट आते हैं, मीठे का, कड़वापन, स्पाइसीनेस, ये सारी चीजें इसी वजह से आती है, ठीक है। इसके बाद होते हैं आपके ईयर्स। ईयर्स में होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। कौन से होते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। आपका जो टर्म है फोन, वो फोनो से मिला हुआ, फोनो का मतलब होता है साउंड, ठीक है। तो फोनो रिसेप्टर जो हैं वो होते हैं आपके ईयर्स के अंदर, और उसी वजह से वो साउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं। लास्ट जो है आपकी स्किन। स्किन के अंदर होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स जो हीट को, टच को फील करते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम थर्मो रिसेप्टर्स, और ये होते हैं आपके स्किन के अंदर। तो इस तरीके से आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिनमें अलग अलग रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म आता है न्यूरॉन्स, नर्व्स। तो आपकी बॉडी में 3 तरह की नर्व्स होती हैं बेसिकली। पहली जो नर्व होती है उसे बोलते हैं हम सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो है सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई न्यूरॉन होती हैं, ठीक है। जो भी आपके सेंस ऑर्गन हैं उनसे जुड़ी हुई न्यूरॉन होती है। इनका काम होता है सेंस ऑर्गन ने जो भी सिग्नल रिसीव किया है उसे आगे तक, ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है। इसके बाद एक होती है रिले न्यूरॉन। कौन सी? रिले न्यूरॉन। ये होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये कहां पाई जाती है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये क्या करती है? ये कनेक्टेड होती है आपकी सेंसरी ऑर्गन से,
सेंसरी नर्व से और साथ ही साथ आपकी मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। इसके अलावा तीसरी है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड होती है आपकी ब्रेन से लेकर, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर और फिर से मसल्स तक, ठीक है। अब जो मसल्स हैं वहां तक ये ब्रेन से सिग्नल पहुंचाती है और जो भी एक्शन लेना होता है वो मसल्स के थ्रू करवा देते हैं, ठीक है। अब ये आपको 3 तरह की चीजें समझ में आ गई। तो आप शुरू करते हैं रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे। तो कैसे रिफ्लेक्स आर्क चलता है, रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से पूरा होता है वो समझ लीजिए। यहां फोटो में देख रहे हैं कि आपको एक हाथ दिखाई दे रहा है। इस हाथ को जब ये जो हाथ किसी गर्म प्लेट से टच हुआ, किसी हॉट चीज से टच हुआ, तो जो हाथों के अंदर, आपकी स्किन के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स हैं, उसने उस चीज को फील किया और उसकी वजह से एक सिग्नल रिलीज हुआ जो कि पहुंचा आपके सेंसरी न्यूरॉन में। अब ये सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहां से जाना तो आगे चाहिए ब्रेन तक, लेकिन वो ब्रेन तक नहीं जाता क्योंकि ये एक इमरजेंसी एक्शन है, ठीक है, एक इमरजेंसी है। अगर वो ज्यादा आगे तक जाएगा तो सोचने में वगैरह में टाइम लगेगा, तो हो सकता है थोड़ा सा डैमेज हो जाए। तो उस डैमेज को कम करने के लिए और टाइम को कम करने के लिए ये शॉर्टकट ले लेगा, स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन है, ठीक है, कौन सी, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी रिले न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन है उस रिले न्यूरॉन के थ्रू ही सिग्नल चला जाएगा, ठीक है। और रिले न्यूरॉन आगे मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेज देगा कि एक्शन लेना है। मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएगा आपके मसल्स तक, मसल्स एक्शन के लिए प्रिपेयर होंगे, प्रोटीन के अंदर चेंजेस आएंगे और वो हाथ खींच लेगा बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। तो रिफ्लेक्स आर्क में आपको समझ में आ गया, सेंसरी ऑर्गेन होगा, सेंसरी ऑर्गेन से सेंसरी न्यूरॉन के अंदर सिग्नल जाएगा, फिर रिले न्यूरॉन में सिग्नल जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन में सिग्नल जाएगा, मसल्स पर काम करेगा, ठीक है। मसल्स को हम इफेक्टर बोल देते हैं, अगर आपको यहां नजर आ रहा है तो इफेक्टर्स। फिर वहां से वो आगे चला जाएगा और एक्शन ले लिया जाएगा। ये है आपका रिफ्लेक्स पाथवे, ठीक है, जिसे रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हैं। और रिफ्लेक्स आर्क की वजह से एट लास्ट हम एक रिस्पॉन्स देते हैं अपनी बॉडी को बचाने के लिए। इतना आपको समझ में आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपने इस चैप्टर को शुरू किया तो आपको कुछ टर्म्स दिखाई दिए यहां पर, नर्व्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। हमने यहां पर स्पाइनल कॉर्ड की बात कर ली, पर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, आपकी बॉडी जो है वो चीजों को कंट्रोल करती है, आप बॉडी को कंट्रोल करते हैं किसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें कई सारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं। नर्व्स डेली लाइफ का वर्ड हो गया और न्यूरॉन्स उसका साइंटिफिक वर्ड हो गया। तो कई सारे न्यूरॉन्स हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि न्यूरॉन जो है वो सबसे छोटा पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी नर्वस सिस्टम की, ठीक है। सबसे छोटी जो यूनिट है जिससे कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो होती है न्यूरॉन। अब अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, यहां पर एक टिपिकल सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको सेल बॉडी नजर आ रही है, सेल बॉडी के ऊपर आपको डेंड्राइट नजर आ रहे हैं, उसके बीच में होती हुई आपको एक पतली सी फाइबर जैसी चीज नजर आ रही है जो कि होती है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कई सारी सीट्स लगी हुई हैं, माइलिन सीट्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है, जो कि फैट वगैरह की बनी हुई होती है। और एट लास्ट आपको मिल जाता है नर्व एंडिंग्स, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या होती है, नर्व एंडिंग्स। ये समझ में आ गया, इन्हें नर्व एंडिंग बोल लो या एक्सॉन एंडिंग्स बोल लो या एक्सॉन टर्मिनल्स बोल लो, वही एक बात है। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक है। अब न्यूरॉन काम कैसे करता है, एक्ट कैसे करता है। देखिए, न्यूरॉन का काम करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि न्यूरॉन के अंदर जो है सिग्नल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं और सिग्नल्स किस फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, ठीक है। बहुत छोटे से, बहुत हल्के से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोल देते हैं। अब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चलते कैसे, देखो ये जो डेंड्राइट वाला पार्ट होता है ये रिसेप्टर पार्ट है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को रिसीव करने वाला पार्ट है।
और ये जो एंडिंग वाला पार्ट है, नर्व एंडिंग वाला पार्ट है, ये सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करने वाला पार्ट है, ठीक है, जिससे कि केमिकल रिलीज हो जाता है। तो अभी समझिए कि जैसे मान लीजिए वो आपका जो डेंड्राइट है, ये वाला पार्ट आपके सेंसरी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैंने हाथ टच किया, वही एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमने प्लेट को टच किया, गर्म प्लेट को, तो हीट जो है वो उसके रिगार्डिंग जो भी सिग्नल होगा वो वहां से एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू शुरू होगा और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा जो डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी के अंदर आएगा। सेल बॉडी में एक रिएक्शन से चालू होगी और वो सिग्नल जाएगा आगे की ओर, ठीक है, और नर्व सिस्टम से, मतलब सॉरी एक्सॉन से होता हुआ वो आगे की ओर जाएगा एक्सॉन एंडिंग्स तक, नर्व एंडिंग्स तक, ठीक है। और नर्व एंडिंग्स के बाद दूसरी न्यूरॉन शुरू हो जाएगी। एक न्यूरॉन ये है, दूसरी न्यूरॉन आगे शुरू हो जाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप होगा। उस गैप को बोल देते हैं हम सिनेप्टिक गैप, ठीक है, सिनेप्स या सिनेप्टिक गैप। तो जैसे ही इस नर्व एंडिंग पर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया ना, वो आगे की ओर ट्रांसफॉर्म होगा, अगले की ओर ट्रांसफॉर्म होगा थ्रू दिस सिनेप्टिक गैप या सिनेप्सिस, ठीक है। अब इस सिनेप्स से वो कैसे जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो जा नहीं सकता है, ठीक है। तो कैसे जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगी। उसके बीच में कुछ फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें केमिकल्स रिएक्शन होती है और वो केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में ही बीच में सिनेप्स से आगे मूव करता है। फिर जैसे ही दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट आएगा, फिर वहां पर वो केमिकल रिएक्शन टच होंगी और उस केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर डेंड्राइट में फिर से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, सेल बॉडी से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ, फिर से वो नर्व एंडिंग तक जाएगा, फिर से सिनेप्स आएगा और इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी थ्रू आउट द बॉडी, ताकि सिग्नल ब्रेन तक जा सके और ब्रेन से वापस उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्स लेना है वो किया जा सके, अगर वो नॉर्मल एक्शन है तो। अदरवाइज अगर वो रिफ्लेक्स एक्शन है तो ब्रेन तक ना जाके स्पाइनल कॉर्ड तक ही वापस आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये होता है न्यूरॉन का काम करने का तरीका। अब हम बात करें कि न्यूरॉन तो इस तरीके से काम कर लेता है। आपको पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन भी समझ में आ गया, डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन एंडिंग, सेल बॉडी, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि ये न्यूरॉन मिलकर बना रहे थे आपकी बॉडी में पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। तो आपकी बॉडी में बेसिकली दो नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं। पहली है आपकी ब्रेन और दूसरी है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर आती है क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स क्या होती हैं, ब्रेन से जो आपके क्रैनियम में, मतलब आपके स्कल के अंदर जितनी भी नर्व्स होती हैं, ठीक है, उन सारी नर्व्स को, ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, उन सारी नर्व्स को बोल देते हैं हम क्रैनियल नर्व्स। और ये आपके पूरे हेड वाले पोर्शन में क्रैनियल नर्व्स होती हैं। फिर जो दूसरी नर्व है वो है स्पाइनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व क्या होती है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई पूरी की पूरी बॉडी में बिखरी हुई नर्व्स होती हैं, उन्हें बोल देते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। तो ये स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स मिलकर बना लेते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों की वजह से ही आप पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक करके आपके इन सीएनएस के बारे में, क्योंकि पीएनएस के बारे में कुछ इतना डिटेल में पढ़ने को आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली इतना है नहीं। तो हम बात करेंगे सीएनएस के बारे में। सीएनएस का सबसे पहला पार्ट है आपका ब्रेन। देखिए, ब्रेन जो है वो बहुत ही डेलिकेट पार्ट है आपका, ठीक है। और आप इतना तो मानते हैं कि ब्रेन और हार्ट के बिना इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता, है ना। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, इफेक्ट है। ब्रेन क्योंकि इतना नाजुक सा है, डेलिकेट सा है, तो सबसे पहली जो चीज चाहिए इसका प्रोटेक्शन।
ब्रेन की प्रोटेक्शन कई तरीके से होती है। सबसे पहली जो प्रोटेक्शन है ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बाहर, ठीक है, तो आप देखते हैं कि ब्रेन जो है इस स्कल से कवर्ड है। आपकी ये जो खोपड़ी है, हड्डी है खोपड़ी की, ठीक है, इससे कवर्ड है, ताकि अगर कोई भारी चीज या कुछ ऐसा गिरता है तो आपके ब्रेन पर चोट ना लगे डायरेक्ट, ठीक, वो सेफ रहे, इसलिए वो एकदम क्लोज्ड पैक्ड है, ठीक। दूसरी चीज, उसी के ऊपर जो स्किन है वो हैवी हेयर से, बहुत ज्यादा हेयर से कवर्ड है। ये कोई लुक के लिए हमें हेयर्स नहीं मिले हुए हैं, है ना, ये नेचर का एक तरीका है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखने का। तो अब ये हेयर क्यों है? ताकि जब कोई ऊपर से चीज गिरती है, ठीक है, तो वो जैसे ही गिरे तो उसे एक शॉक एब्जॉर्प्शन मिल जाए, ठीक है, जब वो गिरती है तो उसे एक ऐसा सरफेस मिल जाए जिस पर चीज टकराकर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, एक स्पंजीनेस, स्प्रिंगनेस आ जाए, ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोटेक्टेड रखती है। फिर क्रैनियम, क्रैनियम क्या है? स्कल है, ये जो हड्डी है आपकी, ठीक है, इसे क्रैनियम बोलते हैं। क्रैनियम के अंदर आपका ब्रेन है, स्टोर्ड है, लेकिन ब्रेन भी वो डायरेक्ट ऐसे नहीं रखा हुआ। मानो कि अगर मैं कूदता हूं, ठीक है, मैं ऐसे कूदा, तो जब मैं ऐसे कूदा तो होगा क्या, जैसे आप थोड़ी ऊंचाई से कूदो तो आपके पैरों में थोड़ा सा दबाव लगता है ना, प्रेशर लगता है, झटका सा लगता है, तो जब आप कूदोगे तो वही झटका आपके ब्रेन पर नहीं लगेगा, ब्रेन पर भी तो लगेगा एकदम से जब आप कूदोगे। तो जब आप कूदोगे और वो एकदम नाजुक सा है, मान लो आप थोड़ी ऊंचाई से कूदे, तो आपका ब्रेन भी पूरा एकदम से ऐसे शॉक्ड हो जाएगा, ठीक है, दब जाएगा, तो आपका ब्रेन तो डैमेज हो जाएगा। इस चीज से बचाने के लिए जो आपका ब्रेन है वो एक फ्लूइड के साथ मिक्स्ड है, ठीक है, मतलब वो एक फ्लूइड, आपके क्रैनियम के अंदर एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है आपका ब्रेन, ठीक, और इस फ्लूइड को हम बोल देते हैं क्रैनियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्रैनियल फ्लूइड क्या कर रहा है, शॉक जो लग रहा है, ठीक है, जैसे आप कूदे तो जो शॉक लगा है, दबाव सा लगा है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया। ये प्रोटेक्शन है आपके ब्रेन का। फिर इसके बाद जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो भी एकदम पतली सी नाजुक सी चीज है, ठीक, तो उसे भी प्रोटेक्टेड रखना जरूरी है। अब उसे कैसे प्रोटेक्टेड रखा गया है? आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो असल में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसके बीच में ऐसे छेद हैं, ठीक है, ये अगर वर्टिब्रल कॉलम है तो ये इस तरीके से बीच में होल है, तो इन होल से पास होती हुई आपकी स्पाइनल कॉर्ड की फाइबर जा रही है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ऐसे इन होल से पार जा रही है, ठीक है। जब वो इन होल से पार जा रही है तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी रीढ़ की हड्डी है ये वाली, ये उसे प्रोटेक्टेड रख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन रहता है प्रोटेक्टेड। अब अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ ब्रेन की, तो आपके ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। आप यहां देखिए, ठीक है, नजर आ रहा है, अच्छे से नजर आ रहा है, ओके। तो जब आपको यहां पर ब्रेन नजर आ रहा है तो 3 पार्ट में आपको ब्रेन नजर आ रहा है। पहला है फोर ब्रेन जो इस तरीके से बना हुआ है ये। अब देखिए, आप जब ब्रेन को देखते हो तो आपको ब्रेन में जो सबसे पहली जो चीज नजर आती है ना, जैसे आप नॉर्मली आप सोचो, आप ब्रेन को विजुलाइज कर रहे हो अपने मन में, तो ब्रेन के नाम पर आपको क्या चीज दिखाई देती है? आपको ऐसे करली सी चीजें दिखाई देती है ना, जैसे आप अखरोट तोड़ते हो तो वो जो खाने वाली गिरी है अखरोट की, जैसे वो नजर आती है, ठीक है ना, वैसे ही आपको ब्रेन नजर आता है ना। तो वो जो आपको उस तरीके से करली सी चीज जो नजर आती है वो असल में होती है आपकी फोर ब्रेन। पूरा ब्रेन नहीं है वो है फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये है फोर ब्रेन जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। आपके जो 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इनमें से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है वो है फोर ब्रेन का, ठीक। आपको जब फोर ब्रेन नजर आ रहा है, इस फोर ब्रेन का मेनली काम है थिंकिंग का, प्रोसेसिंग का, ठीक है। आप चीजों को याद रखते हो, प्रोसेस करते हो, सोचते हो, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है, वो सारी चीजें जो मेनली आप वॉलंटरी एक्शन करते हो। वॉलंटरी का मतलब होता है जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो उन्हें बोलते हैं हम वॉलंटरी, ठीक है। तो जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शन होते हैं, चाहे वो सोचने का हो गया, आप सोच रहे हो तो अपने कंट्रोल से सोच रहे हो ना,
आप ये सोचना चाह रहे हो कि मुझे ये एक्शन लेना, मुझे हाथ उठाना है, मुझे ये करना है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है बेसिकली फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। वो क्या है? फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन ये सारे जो एक्शंस हैं वो ले लेता है। वो लेता है थिंकिंग का पार्ट, ठीक है, वो थिंक कर रहा है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है, मतलब सोच रहा है, वो मेमोराइज कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपको भूख लगती है, ठीक है, उसका एहसास भी आपको फोर ब्रेन ही कराता है, ठीक। फिर बात करें हम मिड ब्रेन की, तो जो आपका मिड ब्रेन होता है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मिड ब्रेन का जो पार्ट है ये असल में क्या कर रहा है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं ऐसे एक्शंस जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। तो ये आपकी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपकी प्यूपिल, आईज की जो प्यूपिल होती है, ठीक है, उनका साइज घटाना या बढ़ाना, उन्हें कंट्रोल करना, ठीक है, इस तरह के एक्शंस को कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन, ठीक। इसके बाद आप बात करें हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन देखिए आप, हिंड ब्रेन, जो हिंड ब्रेन है, पीछे वाला जो ब्रेन है, वो बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, ठीक। हाँ, इससे पहले मैं अभी बताना भूल गया, जो फोर ब्रेन है वो मेनली बना हुआ है सेरेब्रम का, ठीक है। ये जो वही कर्ली वाला जो पार्ट है ना फोर ब्रेन का, ये वाला पार्ट कहलाता है सेरेब्रम, ठीक। और जो आपका हिंड ब्रेन है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है सेरेब्लम, ठीक है, सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला, इन 3 चीज से मिलकर आपका हिंड ब्रेन बना हुआ है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उस वो बना हुआ है। अब ये जो हिंड ब्रेन है, इसके अंदर जो आपका सेरेबेलम है, ये कंट्रोल करता है आपके पोस्चर को, जो आपकी बॉडी पोस्चर होती है, आप कैसे बैठे हैं, कैसे रहें, इस चीज को कंट्रोल करता है आपका सेरेबेलम। इसी के साथ साथ आपकी बैलेंसिंग, आपकी बॉडी जो बैलेंस रहती है, ठीक है, उस चीज को भी कंट्रोल कर रहा होता है आपका सेरेबेलम, ठीक है। आप इधर जाएं पर आपकी बॉडी जो है बैलेंस्ड रहती है, वो किसकी वजह से है? सेरेबेलम की वजह से। तो ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन को ही एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये और क्या करता है? ये कुछ और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हम बात करें, आप किसी पेन को उठा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी पेन को उठा रहे हो, तो जो कोऑर्डिनेशन, जो प्रिसाइज लेवल लगेगा उस पेन को उठाने के लिए, चलो पेन तो थोड़ा बड़ा हो गया, मान लो आप किसी नीडल को उठा रहे हो, सुई को उठा रहे हो, तो आप एग्जैक्टली उस सुई को ही उठाते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि 3-4 बार की कोशिश करते हो, पहले उधर उठाया फिर इधर उठाया, ऐसा नहीं, आपका हाथ एकदम सुई पर जाता है, ठीक है। और टेक्निक अच्छी हो तो उठा भी एक ही बार में लेते हो। तो ये जो प्रिसीजन है, ठीक है, जो हम क्या बोलें, जो एकदम सटीक है, जो एकदम आप पॉइंट ऑन पॉइंट उठा लेते हो, ये क्या है? प्रिसीजन है। और इस प्रिसीजन को भी कंट्रोल कर रहा है हमारा हिंड ब्रेन का सेरेबेलम। इसके अलावा है मेडुला, ठीक है, तो मेडुला भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शन को ही कंट्रोल कर रहा है, और ये कंट्रोल करता है आपके इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं उनके प्रोसेसेस को, जैसे कि हो गया आपका ब्लड प्रेशर या ब्रीदिंग रेट या आपके दिल का, ठीक है, धड़कना, हार्ट रेट, ये सारे जो एक्शंस है इन्हें कंट्रोल कर रहा है आपका मेडुला। समझ में आया? इसके अलावा लास्ट जो बचा आपका पोन्स, तो ये कंट्रोल करता है आपके रेस्पिरेशन जैसे सिस्टम्स को, ठीक है, कि आपकी ब्रीदिंग रेट सही रहे, ठीक है। ऐसे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है पोन्स। समझ में आया? रेस्पिरेशन आपकी बॉडी करती रहे, इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है पोन्स। तो बेसिकली आपका जो फोर ब्रेन है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, और जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। ये है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए, इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हमने प्रोटेक्शन पढ़ ही लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। जो आप कोऑर्डिनेट करते हो अपने मसल्स को, अपने एक्शंस को नर्वस टिश्यू के जरिए, इसे हम पढ़ेंगे। देखिए, लगभग ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन की तरह ही है।
तो आपके रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स आर्क में क्या हो रहा था कि आपका हाथ किसी चीज से टच हुआ तो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल गया आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, वहां पर रिले न्यूरॉन के थ्रू वो फिर मोटर न्यूरॉन तक गया, फिर मसल्स में चेंजेस आए और एक एक्शन ले लिया गया। अब हम बात कर रहे हैं कि आप जो कंट्रोल करते हो अपनी बॉडी को, वॉलंटरी एक्शंस की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो जो वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल कर पाते हो वो किस तरीके से कर पाते हो, उसका मैकेनिज्म क्या है? तो देखो इसका भी कुछ रिलेटिव मैकेनिज्म है, बस यहां पर क्योंकि प्रोसेसिंग आ जाती है एक चीज की तो वो थोड़ा सा ब्रेन तक बात पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मुझे एक लेटर लिखना है, ठीक है, मुझे एक एसे मिला हुआ है या लेटर मिला हुआ है लिखने के लिए एग्जाम्स में, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर को, जो क्वेश्चन है मेरा, मैं उसे पढ़ूंगा। तो पढ़ते हुए क्या होगा, मैं किस चीज से पढ़ रहा हूं, अपनी आईज के थ्रू पढ़ रहा हूं, है ना। तो सबसे पहली जो चीज, जो विजन है, जो लाइट है, वो पड़ेगी मेरी आईज पर, और मेरी आईज के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, वो उस लाइट को डिटेक्ट करेंगे और उसके सिग्नल को भेजेंगे, उसके अंदर जो भी सिग्नल बन रहा है, ठीक है, उस सिग्नल को भेजेंगे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक। ठीक है, पहले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल और फिर वहां से जाएगा ब्रेन तक। ब्रेन में जाने के बाद ये जो जितना भी लाइट का रेशो मेरी आईज पर पड़ा था उसका पूरा सिग्नल बना के एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और वो पहुंची ब्रेन तक। अब वहां पर उस लाइट के बेसिस पर पता चलेगा कि प्रोसेसिंग शुरू होगी कि जो लाइट जितनी जितनी पड़ रही है उसका मतलब क्या है। तो जो लाइट मैं पढ़ रहा हूं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, तो ये असल में तो लाइट दिख रही है ना मुझे, ठीक है ना, कि जो इंक है वो ब्लैक कलर की है, वाइट पेपर है, वो सब मुझे लाइट नजर आ रही है, वो लाइट ही सेंस हो रही है फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू और वही सिग्नल जा रहा है ब्रेन तक। ठीक है, अब वो ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन पर पहुंचने के बाद वहां प्रोसेसिंग शुरू हुई कि हाँ उस लाइट से मतलब ये निकल रहा है, फिर वहां पर प्रोसेसिंग होगी, हाँ ये कहा जा रहा है कि एक लेटर लिखना है। अब मेरा जो सोचने वाला पार्ट है फोर ब्रेन का, सोचने वाला जो सेरेब्रम जो पार्ट है वो सोचेगा कि हाँ लेटर लिखना क्या है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि टू द प्रिंसिपल, ठीक, अब मुझे ये माइंड में आ गया कि मुझे लिखना है टू द प्रिंसिपल। अब ये जो लिखना है टू द प्रिंसिपल ये मेरे माइंड में आया, ब्रेन में आया, ये मेरी थॉट में आया है। ठीक है, अब जैसे ये थॉट मेरे माइंड में आई, अब इसके रिगार्डिंग एक सिग्नल बनाया जाएगा कि हमारा हाथ इस बात को लिखे। ठीक है, अब वो सिग्नल जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू मेरे हाथों की जितनी भी मसल्स हैं, बेसिकली उंगलियों की जो जितनी मसल्स हैं उन तक आएगा। ठीक है, अब वो जो सिग्नल है आया मेरे हाथों की उंगलियों की मसल्स तक। अब वहां मेरी हाथों की मसल्स में उस सिग्नल के बेसिस पर होगा चेंज, मसल्स बनी होती है प्रोटीन्स की, उन प्रोटीन्स में आएगा चेंज। और इसी वजह से जब मैंने, मान लो मेरे पास अभी एक पेन है, ठीक है, कि मान लो ये मेरे पास पेन है, ठीक है, तो मैं ऐसे बैठकर सोच रहा हूं कि मुझे ये लिखना है कि लेटर लिखना है। ठीक है, अब मेरे माइंड में थॉट आया कि हाँ लिखना है टू द प्रिंसिपल, तो अभी मैं इस तरीके से कर रहा हूं। अब जैसे टू द प्रिंसिपल आया, इसके रिगार्डिंग मेरे ब्रेन में से एक सिग्नल आया मेरे हाथों की तरफ। ठीक है, तो अब मेरे हाथ इस तरीके से होंगे और अब लिखना शुरू करेंगे टू द प्रिंसिपल। तो ये जो लिखने के लिए मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, जो लिखने के लिए मैं ऐसे 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 कर रहा हूं, इसके लिए सिग्नल कौन दे रहा है? मेरा ब्रेन ही दे रहा है ना प्रोसेसिंग करने के बाद। और इस ब्रेन के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है वो मेरे हाथों की जो प्रोटीन है उसमें चेंज कर रहा है। तो वो प्रोटीन कभी खिंच रहा है, कभी रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, वो प्रोटीन की वजह से हो पा रहा है, जो मसल्स की प्रोटीन्स है। ठीक है, तो मसल्स मेरी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रही हैं और इस वजह से मेरा हाथ चल रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? ब्रेन तक आ रही है, और इस तरीके से मैं कोई भी चीज लिख पा रहा हूं। ये है हमारा कंट्रोल। ठीक है, मैं इस तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर पा रहा हूं। तो आपको पूरा पाथवे समझ में आ गया। तो जब हम वॉलेंट्री एक्शंस की बात कर रहे हैं तो वहां रिले न्यूरॉन नहीं आता। ठीक है, वहां पर रिले न्यूरॉन नहीं आता। रिले न्यूरॉन कहां होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, आप ये भी कह सकते हैं रिले न्यूरॉन और कहां है? आपके ब्रेन के अंदर है।
जब जैसे सिग्नल आपके ब्रेन में पहुंचा तो वहां सारी रिले न्यूरॉन है, क्योंकि सारी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो ब्रेन की न्यूरॉन्स को भी आप रिले न्यूरॉन्स कह सकते हो। सॉरी। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। अब ये सारा जो सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसमिशन है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में हो रहा है। पर इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं। जैसे अगर हम बात करें कमी की, तो यही है कि क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो एक केमिकल रिएक्शन के बेस पर ट्रांसफर होता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसी न्यूरॉन से जाता है तो उसे फिर से रिलैक्स पोजीशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब दूसरा सिग्नल उसे रिसीव करना है तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम गैप चाहिए, ठीक, तब जाके वो दूसरा जो मैसेज है, इंपल्स है, उसे ले पाएगा। अदरवाइज तो दोनों मिक्स से होते रहेंगे ना, लगातार हम कोई भी मैसेज रिसीव नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी वहां पर केमिकल जो मैसेज है, जो सिनेप्स के बीच में मैसेज है, वो ट्रांसफर होता है। अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि इतने सारे की जरूरत क्या है, ठीक है, ये जो गैप है, सिनेप्स का गैप है, उसकी जरूरत क्या है, डायरेक्ट दोनों टच रहे तो सिग्नल डायरेक्ट एक जगह से दूसरे के आराम से ही ट्रांसफर हो जाएगा। पर इसमें प्रॉब्लम यही है ना कि फिर इसे जब दूसरा मैसेज रिसीव करना होगा तो वो तो पहले वाले के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो जो गैप है, जो दो चीजों को बांटने वाली चीजें हैं मैसेज के फॉर्म में, वो पता ही नहीं चलेंगी, है ना। तो उस चीज को भी टैकल आउट करने के लिए केमिकल रिस्पॉन्स, जो आप केमिकल रिएक्शन के बेस पर जो सिग्नल ट्रांसफॉर्म होता है, वो भी जरूरी होता है आपकी बॉडी के अंदर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये है कंट्रोल ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी की। देखो, बॉडी के कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन किसी भी ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में होता है ड्यू टू हार्मोन्स, ठीक है। जो भी आपके एनिमल हार्मोन्स, ह्यूमन हार्मोन्स होते हैं, वही आपकी बॉडी के पूरे कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जब हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो सबसे पहले हार्मोन्स होते क्या हैं? देखो, हार्मोन्स होते हैं ऐसी सीक्रीशन जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर रिलीज कर दी जाती हैं और वो कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। इन्हें बोलते हैं हम हार्मोन्स। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और डायरेक्टली ये केमिकल्स आपके ब्लड के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। जो ऑर्गन या जो ग्लैंड इन हार्मोन्स को बना रहा होता है, उन्हें बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी बोल देते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डक्ट का मतलब होता है स्टोरेज पार्ट और डक्टलेस का मतलब हो गया इनके पास कोई स्टोरेज का पार्ट नहीं है। तो क्योंकि ये अपना सीक्रीशन जो भी बनाते हैं ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देते हैं, उसे कहीं स्टोर नहीं करते, बनते ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ गया? तो अब आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन हो पाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें आपके सबसे मेन, जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, सबसे जो मास्टर ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करता है? ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बाकी के जो ग्लैंड्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है और उन्हें कितना सिक्रीशन करना चाहिए, कितना हार्मोन बनाना चाहिए, उस सारी इंफॉर्मेशन को ये देता है, ठीक है। इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पर इसका एक हार्मोन रिलीज करने का काम होता है आपके बुक के अकॉर्डिंगली, दैट इज जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है जीएच हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन जो है, वो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है, आपकी बॉडी कितनी ग्रो करेगी, इसे कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो कंट्रोल है बॉडी का, ठीक है, ग्रोथ जो है, अगर ये जीएच हार्मोन आपके चाइल्डहुड में, बचपन में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो आपको एक बीमारी हो सकती है। बीमारी क्या है? ये एक कंडीशन है बेसिकली जिसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है और इस कंडीशन को हम बोल देते हैं जाइंटिज्म। क्या बोल देते हैं?
जाइंटिज्म। अब यहां कुछ पिक्चर्स देखो जाइंटिज्म की, ठीक है, अब बहुत लंबे लंबे बॉडी ग्रो कर जाती है, इसे बोलते हैं जाइंटिज्म। फिर अगर जीएच हार्मोन चाइल्डहुड में, बचपन में कम रिलीज हो तो आपकी बॉडी ग्रो ही नहीं कर पाती, ठीक है, फिर बोने रह जाते हैं लोग, है ना। तो जो बोने देखे होंगे आपने वो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ जीएच हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोल देते हैं, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ का मतलब बोना, जाइंट का मतलब राक्षस, बड़ा, ठीक है। चलो, विशाल जो होता है उसे बोलते हैं जाइंट। इसके बाद जो अगला ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। ये प्रेजेंट होता है आपकी नेक के अंदर, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है आपकी नेक के अंदर। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये ग्लैंड बेसिकली बना रहा होता है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या नाम है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम हो, कितना शुगर कंज्यूम हो, कितना फैट, लिपिड वगैरह, जितना भी कितना कितना कंज्यूम होना चाहिए, टाइम टू टाइम कंज्यूम होना चाहिए। इस चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, थायराइड हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तो ये थायरॉक्सिन कंट्रोल कर रहा है। अगर ये थायरॉक्सिन का लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो आपको थायराइड बीमारी हो जाती है, ठीक है, थायराइडिज्म बोलते हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में थायराइड बोल देते हैं, उसे थायराइड हो गया, ठीक है, लेकिन हम उसे बोलते हैं थायराइडिज्म, ठीक है। जब आपकी बॉडी में थायराइड ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, और जब कम प्रोड्यूस होता है उसे बोल देते हैं हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अगला ग्लैंड है आपका पैंक्रियाज, ठीक है। तो पैंक्रियाज जो है वो आपके स्टमक के नीचे बिलो प्रेजेंट होता है। और ये जो पैंक्रियाज है, अब देखिए, ठीक है, यहां आपको फोटो नजर आ रहा है, आपकी पोजीशन अलग अलग नजर आ रही है। तो जो पैंक्रियाज है वो आपके स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है और ये बनाता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। अब ये जो इंसुलिन है ये आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे ही शुगर लेवल कम होता है ये शुगर लेवल, सॉरी, जैसे शुगर लेवल ज्यादा होता है ये कम कर देता है, तो इसे कंट्रोल करके रखता है। आपकी बॉडी में जैसे शुगर लेवल बढ़ेगा इंसुलिन उसे कम कर देगा, तो ये लेस करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन रिलीज करता है पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्लूकागॉन। ये इंसुलिन का अपोजिट है, इंसुलिन का अपोजिट है। अगर किसी केस में ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाए, ठीक है, तो फिर ये ग्लूकागॉन शुगर लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। तो शुगर लेवल, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम होता है इंसुलिन का। अगर इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, अपना रेगुलेटरी अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो, तो आपको एक बीमारी हो सकती है और उस बीमारी का नाम होता है डायबिटीज, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड की। एड्रेनल ग्लैंड आपकी दोनों किडनीज के ऊपर प्लेस्ड होता है, आपको दिखाई दे रहा है। ये एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का नाम होता है एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। कौन सा नाम होता है, एड्रेनलिन हार्मोन। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कह देते हैं। इमरजेंसी हार्मोन इसलिए क्योंकि जब कोई इमरजेंसी होती है तो आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो उसी इमरजेंसी हार्मोन की वजह से, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, जैसे आपका ब्रीथ रेट बढ़ जाता है, जैसे आपको गुस्सा आ रहा हो तो आपको आपका ब्रीथ रेट बढ़ जाता है, आपके चेहरे पे थोड़ा गुस्सा नजर आता है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारे जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ये आते हैं एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से, इमरजेंसी हार्मोन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा अगला हार्मोन है टेस्टीज, और अगला ग्लैंड है टेस्टीज। टेस्टीज एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी प्यूबर्टी पर आपके सेक्सुअल मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसे
आपको सेक्सुअली मैच्योर बनाता है। आपके बॉयज के अंदर वो जो हेयर्स आ जाते हैं, फेशियल हेयर्स, आपकी बॉडी क्रैकलिंग कर जाती है, मतलब जो आपकी बॉडी जवान होने लगती है, ठीक है, मैच्योर होने लगती है, वो किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो ये सिर्फ मेल का स्पेशलाइज्ड हार्मोन है, मेल के अंदर होता है। वहीं फीमेल के अंदर एक ग्लैंड है ओवरी, वो प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन, पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन की तरह ही काम करता है, मतलब फीमेल्स के सेक्सुअल मैच्योरिटी को कंट्रोल करता है कि सेक्सुअली फीमेल्स डेवलप हो जाएं, वो उनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी श्रिल हो जाती है, उनकी बॉडी ग्रो कर जाती है, मेमोरी ग्लैंड्स थोड़े डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जो बॉडी ग्रोथ होती है और जो सेक्सुअली मैच्योरिटी होती है फीमेल्स के अंदर, वो आती है एस्ट्रोजन की वजह से। इसके अलावा एक और हार्मोन जो रिलीज होता है दैट इज प्रोजेस्टेरोन। वो रिलीज होता है या तो पीरियड्स के टाइम पर, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, जो उनकी यूटेरस है, यूटेराइन वॉल है, ठीक है, बेसिकली उसे मैनिफेस्टो करने के लिए, ठीक है, या फिर वो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए आता है। बेसिक तो काम उसका प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है, ठीक है। यूटेरस भी प्रेगनेंसी के लिए डेवलप हो रहा होता है ना, प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उस टाइम पर वहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। आई थिंक आपको इतना हो गया क्लियर। एक चीज जो रह गई थी आई थिंक वो है आयोडीन का यूज, ठीक है। तो आपको ना आयोडीन का यूज करते रहना चाहिए अपने खाने के अंदर, आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज करते रहना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि देखिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जो थायराइड बना रहा होता है हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, उस हार्मोन को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयोडीन, जो कि आपको अपने रेगुलर फूड से यूजुअली मिलती नहीं है, ठीक है। और इस वजह से आप सॉल्ट के फॉर्म में, सॉल्ट में मिलाकर आप आयोडीन को कंज्यूम करते हैं। देखो मैंने अपने और पास कई ऐसे लोग देखे हैं जो ये बोलते हैं कि जो सेंधा नमक आता है या नॉर्मल नमक आता है, साबुत नमक आता है, उसे पीसकर खाना हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्दी है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो यूट्यूब की एक दो वीडियो देख के शहंशाह बन जाते हैं, उस टाइप से, या कुछ लोगों को ऐसे ही पता नहीं कहाँ से परमेश्वर ज्ञान आ जाता है, वो वाली चीज़। तो वो क्या करते हैं, अपने रेगुलर फूड में उन्होंने वो आयोडाइज्ड सॉल्ट को रिप्लेस कर दिया। अब इससे एक बीमारी हो सकती है, क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर रेगुलर अमाउंट में नहीं जा रहा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो जो आपका गला होता है, ठीक है, वो सूज जाता है, ठीक है, वो जो गला होता है आपका वो सूज जाता है, स्वेलन हो जाता है। उस कंडीशन में हम बोलते हैं गॉइट्रे। क्या बोलते हैं? गॉइट्रे। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये कुछ गॉइट्री कंडीशन की आपको फोटोज दिखा देते हैं, समझ में आ गया। चलिए, तो ये है आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। देखो प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन कुछ हार्मोन्स की वजह से ही होता है। अब प्लांट्स में जो हार्मोन बनता है वो बेसिकली 5 तरह के हार्मोन्स हैं प्लांट्स के अंदर। कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो? पहला हार्मोन है आपका ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो प्लांट के अंदर आपके रूट की टिप पर और शूट की टिप पर मिलते हैं, ठीक है, एपेक्स की टिप पर मिलते हैं। तो जो बिल्कुल एंड वाले पार्ट होते हैं, जैसे कोई टहनी है वो जहां खत्म हो रही है तो उसकी जो एंड, टहनी का जो एंड एपेक्स पार्ट होता है वहां पर, या रूट के बिल्कुल एंड पर वहां मिलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? लेंथ को बढ़ा रहे होते हैं, ये सेल को इलॉन्गेट करते हैं। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो सेल को इलॉन्गेट करते हैं, लंबा करते हैं और लेंथ बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक दूसरा हार्मोन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये साइटोकाइनेसिस को रिप्रेजेंट करता है। साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल है उसकी डिवीजन करके ये ग्रोथ कराता है। जब प्लांट छोटा होता है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी से बड़ा हो रहा होता है ना। तो जल्दी से क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा है, तो उसके सेल जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो ग्रोथ पकड़ रहा है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में हेल्प कर देता है। इसके अलावा एक होता है जिब्रेलिन हार्मोन, तीसरा हो गया जिब्रेलिन हार्मोन। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है, थोड़ा यहां हो जाते हैं, ठीक है, जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो भी ग्रोथ में ही हेल्प कर रहा होता है,
ठीक है, जिब्रोलिन हार्मोन भी ग्रोथ में ही हेल्प करता है, साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत सेल डिवीजन में भी हेल्प कर देता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये क्या काम करता है कि ये ना रोक देता है चीजों को, स्ट्रेसफुल कर देता है। जब किसी चीज में, किसी प्लांट में पानी की कमी हो जाए या ऐसी कंडीशन लाना हो जब उसकी ग्रोथ को रोकना हो, तब उसके अंदर एब्सिसिक एसिड नाम का हार्मोन रिलीज होता है, तो वो सारी ग्रोथ रोक देता है। जैसे आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं सारे। वो पत्ते क्यों झड़ते हैं? क्योंकि उस टाइम पर प्लांट को ग्रोथ की जरूरत नहीं होती, वो ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो ग्रोथ करेगा तो अपनी कंडीशन को पूरा नहीं कर पाएगा, इससे बेटर है अपनी ग्रोथ को वहीं के वहीं रोक दिया जाए। तो इस वजह से वो सारे के सारे लीव्स को झाड़ देता है। तो वो जो सारे लीव्स झड़ गए हैं, वो जो उसकी ग्रोथ रुक गई है, वो किसकी वजह से रुकी है? एब्सिसिक एसिड हार्मोन की वजह से। जो लास्ट हार्मोन होता है दैट इज इथाइलाइन गैस हार्मोन। तो जो गैस हार्मोन है ये आपके फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए चाहिए होता है। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उन्हें पकने में हेल्प करता है। आपने अक्सर सुना होगा, हम ये बोलते हैं, जैसे आप मैंगो लेके आए या केले लेके आए, तो आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये तो स्टोरेज में पकाए गए हैं, ठीक है, कार्बाइड से पकाए हैं। ये सुना होगा अक्सर कि कार्बाइड से पके हुए फल हैं। तो देखो, जो कार्बाइड होती है ना, वो एक कार्बन का बना हुआ केमिकल होता है, और उसे जब आप पानी में डालते हो तो उससे एक गैस निकलती है, वो होती है एसिटाइलिन गैस, ठीक है। और वो एसिटाइलिन गैस के प्रेजेंस में एक रूम के अंदर कच्चे फलों को रख दिया जाता है, और फिर उसी गैस के हिसाब से उसी गैस के अंदर उसे पकाया जाता है। तो जब वो पकना होता है, वो जो फ्रूट जब नेचुरली पकेगा प्लांट पर, तो वहां पर भी वो एसिटाइलिन गैस हार्मोन से ही पकेगा। और जब वो रूम के अंदर पक रहा है तब भी वो एसिटाइलिन गैस से ही पक रहा है। कार्बाइड को पानी में मिलाने पर वो जो गैस निकल रही है वो एसिटाइलिन गैस ही है, जो कि नेचुरल भी निकलती है प्लांट के अंदर, उसी गैस से पक रहा है, ठीक है। तो वो कोई एक्स्ट्रा केमिकल से नहीं पक रहा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पेड़ पे लगा हुआ फ्रूट, पका हुआ फ्रूट और जो स्टोरेज में पकाया हुआ फ्रूट है, उनकी दोनों की क्वालिटी सेम ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। चीजों को कितनी जल्दी पकाया जा रहा है और कितना लेट पकाया जा रहा है, इस बात से इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आप खाना पकाओ और मम्मी जल्दी जल्दी रोटी बना दे, या आप जल्दी जल्दी रोटी बना लो, तो रोटियां कच्ची रह जाएंगी ना, ठीक है, भले ही वो ऊपर से लगे कि वो पक रही है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से पक नहीं पाएंगी, क्योंकि किसी चीज को पकने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है। आप जैसे अगर हम बात करें, आपने पूड़ियां निकाली, एक नॉर्मल सा केस लेते हैं, आपने या आपने घर में देखा होगा मम्मी पूड़ियां निकाल रही होती है, पूड़ियां बना रही होती है। अगर आप गैस बहुत ज्यादा तेज कर दो, ठीक है, जो आपका तेल है वो एकदम खौल रहा है, आपने पूड़ी तेल के अंदर डाली, तो क्योंकि तेल बहुत ज्यादा गर्म है, तो जैसे ही पूड़ी तेल के अंदर जाएगी वो बहुत तेजी के साथ उसके अंदर ऑयल की बॉइलिंग की वजह से वो पकने लगेगी। तो होगा क्या, ऊपर की जो लेयर है वो ज्यादा जल्दी पक जाएगी, ठीक है, और आपको ऊपर से तो वो पका हुआ ही नजर आएगा ना। तो जैसे ही फिर वो ऊपर की लेयर धीरे धीरे काली होने लगेगी, थोड़ी ब्राउनिश होने लगेगी, ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ पूड़ी पक चुकी है, पर असल में वो अंदर तक तो पकी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से ऊपर की लेयर बहुत जल्दी पक गई और अंदर तक इतनी हीट पहुंची नहीं है कि वो अंदर का जो आटा है वो ढंग से पक सके। तो आपने, क्योंकि आपको लग रहा है पूड़ी जल रही है, तो आपने निकाल लिया, पर अंदर तो आटा कच्चा रह गया। जबकि उसी तेल को थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अगर गर्म गैस को कम कर दोगे तो भी पूड़ी नहीं पकेगी ना, तो थोड़ा सा अगर उसे मीडियम पर रखोगे और तब अगर डालोगे तो धीरे धीरे पूड़ी पकेगी और वो अंदर तक हीट जाएगी, तो अंदर तक पूड़ी पक जाएगी। तो क्योंकि पेड़ के ऊपर वो थोड़ा टाइम लेके पक रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लेके पक रहा है फ्रूट, तो वो उसमें मैच्योरिटी अच्छी आती है, उसमें मिठास भी अच्छी आती है। ये जल्दी जल्दी पक रहा है तो वो ढंग से नहीं पक पाता, ऊपर से लग रहा है पका हुआ है और अंदर से उसमें वो मिठास नहीं आती, क्योंकि टाइम के साथ ही, पकने के साथ ही उसके अंदर वो मिठास आ पाती है। इसलिए आप देखोगे कि एक पूरा पका हुआ, नेचुरली पका हुआ फ्रूट है और एक आपके स्टोरेज में पका हुआ फ्रूट है, उन दोनों की मिठास में अंतर होगा।
केमिकली का कोई इशू नहीं है, लेकिन मिठास में अंतर है क्योंकि वो धीरे धीरे पका है, ठीक है ना। तो ये है हार्मोन्स, प्लांट के हार्मोन्स। इसके अलावा प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर हम प्लांट की ग्रोथ की बात कर लें तो दो तरह की प्लांट की ग्रोथ होती है। एक होती है ट्रॉफिक ग्रोथ, जो कि एक डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, ठीक है। और एक होती है नॉन ट्रॉफिक ग्रोथ, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है, ठीक है। तो एक जो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, उस ग्रोथ को हम कैसे देखें? जैसे कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की बात करें, वो अगर कोई मूवमेंट है, हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है। जैसे अगर हमने किसी एक, आपने सुना होगा छुई मुई प्लांट का नाम, ठीक है, जैसे हम मिमोसा प्लांट बोल देते हैं और कॉमनली हम उसे शेम प्लांट बोल देते हैं, ठीक है। तो उस प्लांट को अगर आप टच करते हो, उसकी लीव्स को टच करते हो, तो वो क्या होती है, एकदम सी मुरझा सी जाती है, ठीक है। मिमोसा प्लांट की वो लीव्स जो है मुरझा जाती हैं, वो उसका टच रिस्पॉन्स है अचानक से, तो उसका ग्रोथ का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो जो मूवमेंट हुई है उसके अंदर, वो बस आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हुई है। पर जो दूसरी ग्रोथ्स हैं, दूसरी जो मूवमेंट्स हैं, वो ग्रोथ की वजह से हैं। अब ये कई सारी ट्रॉफिक ग्रोथ्स होती हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म। कोई प्लांट, अगर प्लांट का पार्ट सनलाइट की तरफ से, ठीक है, सनलाइट के हिसाब से एक्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिक ग्रोथ। जैसे आप चाहे प्लांट को, सीड को या प्लांट को टेढ़ा उगाइए, ठीक है, या उसे सीधा उगाइए, या आप जो गमला है उसे पलट दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे जो प्लांट है वो मुड़कर वो सीधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेम की जो ग्रोथ होती है वो टुवर्ड्स द सनलाइट होती है, तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो सनलाइट की तरफ होती है। इसका मतलब इसका जो मूवमेंट है वो किस टाइप का है? इसका मूवमेंट किस टाइप का है? फोटोट्रॉपिज्म है, ठीक है। ये लाइट की तरफ मूव करेगा, तो इसका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की ग्रोथ दिखाता है। वहीं अगर हम बात करें रूट की, फोटोट्रॉपिज्म के केस में वो क्या होगा? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, ठीक है ना। मतलब वो फोटोट्रॉपिज्म के नेगेटिव साइड, उल्टी साइड ग्रोथ करता है। फिर दूसरा जो ग्रोथ आप आ जाती है, वो आ जाती है आपकी जियोट्रॉपिज्म। अर्थ की ओर या ग्रेविटी की ओर जो मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर, उसे बोलते हैं हम जियोट्रॉपिज्म। अब ये जियोट्रॉपिज्म कौन कर रहा होता है? मेनली जो रूट्स होते हैं वो जियोट्रॉपिज्म कर रहे होते हैं, वो अर्थ की ओर, नीचे की ओर मूव कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं, और जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है कीमोट्रॉपिज्म, मतलब कोई चीज केमिकल की ओर मूव करे। जैसे कि आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक पोलन ग्रेन एक स्टिग्मा के ऊपर जाता है तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन शुरू होती है और पोलन ग्रेन से एक ट्यूब अंदर की ओर, ओव्यूल की ओर जाती है। तो वो केमिकल रिएक्शन, जैसे केमिकल मिला उस पोलन ग्रेन को, तो उससे एक ट्यूब निकली और ट्यूब की डायरेक्शन किस ओर है? केमिकल की ओर है। तो ये जो पोलन ट्यूब की मूवमेंट है केमिकल की ओर, इसे हम बोल देते हैं कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। कोई पार्ट अगर वाटर की ओर मूव कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। मेनली प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर की तरफ मूव करता है? रूट वाला, है ना। तो रूट मूव करती है वाटर की तरफ, इसलिए उसे बोलते हैं हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये मूवमेंट आपकी खत्म हो गई, प्लांट खत्म हो गया, बेसिकली आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपने ये चैप्टर ठीक ढंग से समझा हो, और अगर किसी चीज में डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप एक दो बार उसे रिपीट करके देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझी है आपने और अच्छा लगा है, ठीक है, अगर आपने 1 घंटे की ये वीडियो देखी है तो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि आपको वीडियो ठीक ठाक समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने जूनियर क्लासमेट्स को, ताकि फ्यूचर में भी उनकी हेल्प हो सके, शेयर कीजिए। और अगर चैनल जो बड़ा होगा वो आपका और हमारा एक साथ बड़ा होगा, तो ये हम इसे
आगे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपकी ग्रोथ के लिए, आपके वेल विशिंग के लिए ही है। और अगर आप इसे एग्जाम के टाइम पर देख रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अभी आगे नई वीडियो आ ही जाएगी, जब तक शायद आप एग्जाम्स तक देख रहे होंगे तो आपको पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरे चैप्टर्स की, तो आप पूरा चैप्टर, सारे के सारे साइंस के चैप्टर्स इजीली कवर अप कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब मोस्ट प्रोबेबली हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो कल हम फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।